नमस्कार, मैं हूँ सरिता आपके साथ और मेरे YouTube चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज एक और कहानी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, जिसका शीर्षक है अनकही कहानी प्रेम की और इसे लिखा है दीप्ति मित्तल जी ने। बहुत ही खूबसूरत कहानी है ये पति पत्नी के प्यार की। आशा है आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह के 7 बजे थे। रोज की तरह नित्या की रसोई पूरी अस्त व्यस्त थी। कभी कुकर की सीटी बजती तो कभी नल से छलकती पानी की आवाज, कभी खनकते चाय के कप तो कभी किचन ट्रॉली के खुलने और बंद होने की आवाजें, कभी सब्जी का छौंक तो कभी माइक्रोवेव की बीप। और रोज की तरह आज भी एक आधा बर्तन हाथ से छूट ही गया था, जिसकी टनटनाहट की आवाज ऐसे थी जैसे ड्रमर ने अपना आखिरी जोरदार स्ट्रोक लगाया हो। अरे भाई, कितनी बार कहा है काम जरा आराम से किया करो, इतनी हड़बड़ी क्यों मचाती हो? मुझे ऑफिस के लिए निकलने में थोड़ा टाइम है, अभी हो जाएगा सब। तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ चुके मुकुल ने नित्या को समझाया। अरे कैसे होगा, राजमा नहीं बने अभी तक, नित्या घबराकर बोली। 10 साल की शादी में कभी आज तक ऐसा हुआ है जो तुमने मेरा टिफिन टाइम पर रेडी ना किया हो? रोज इतना ही बवाल मचाती हो, मगर रोज टाइम से पहले सब कुछ तैयार करके दे देती हो। अरे हाँ बाबा, रोज होता होगा पर आज नहीं होगा। नित्या ने जैसे हथियार डाल ही दिए थे। माथे पर चिंता की लकीरें थी। दाल होती तो अब तक बन जाती, पर ये राजमा तो किसने कहा था राजमा बनाने को? कोई दाल ही बना देती। मुकुल ने सवाल दागा तो नित्या ने उसे ऐसे घूरा जैसे आंखों से ही काट खाएगी। अच्छा, कल रात किसने कहा था कि बहुत दिन हो गए राजमा खाए, बड़ा मन कर रहा है? अरे तो मैंने ये थोड़ी कहा था कि सुबह सुबह ही चढ़ा दो, वीकेंड पर बना लेती हैं आराम से, तुम भी ना। मुकुल मोबाइल पर अपना ईमेल चेक करते हुए बोला। नित्या ने टेबल पर नाश्ता परोसा और झट से मुकुल का मोबाइल छीन लिया। कितनी बार कहा है कि डाइनिंग टेबल पर तुम्हारे हाथ में मोबाइल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब बच्चों को समझाऊं या तुम्हें? वैसे तो बच्चों को बड़ा ज्ञान देते हो कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, और खुद अरे एक इम्पोर्टेंट मेल है, अभी रिप्लाई करना है, मुकुल कहता रहा, मगर तब तक नित्या उसका मोबाइल लेकर किचन में वापस जा चुकी थी। सच कहते हैं लोग कि शादी के बाद आदमी गुलाम हो जाता है, गुलाम। अब अपनी मर्जी से इस घर में ईमेल भी चेक नहीं कर सकते, मुकुल बड़बड़ाते हुए बोला, मगर उसकी बड़बड़ाहट में एक मिठास थी। पुणे के उस घर में हर दिन की शुरुआत लगभग ऐसी ही होती थी। नित्या, मुकुल और उनके 2 बच्चे, यही थी उस घर में बसने वाली छोटी सी गृहस्थी। मुकुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और नित्या हाउसवाइफ। कम से कम नित्या तो बाहर अपना परिचय ऐसे ही कराती थी। एक बार मुकुल ने इस पर आपत्ति भी जताई कि नित्या, तुम इतना कुछ करती हो, फ्रीलांस फोटोग्राफर हो, कंटेंट राइटिंग करती हो, अनाथ बच्चों के लिए कितना चैरिटी वर्क करती हो, फिर भी खुद को हाउसवाइफ क्यों कहती हो? और इसके जवाब में नित्या ने मुकुल से ही सवाल पूछ डाला, अगर तुमसे कोई तुम्हारी क्वालिफिकेशन पूछेगा तो तुम क्या कहोगे? 10वीं, 12वीं या इंजीनियरिंग? बोलो, क्या जवाब दोगे? अरे ये कोई पूछने की बात है, ऑफ कोर्स इंजीनियर, मुकुल बुलंद आवाज में बोला था। तो बस मेरी नजर में फोटोग्राफी, कंटेंट राइटिंग या चैरिटी वर्क से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, वैल्यूएबल और चैलेंजिंग काम हाउसवाइफ का है, इसलिए मैं सबको अपना परिचय यही देती हूँ। लेकिन लोगों की नजर में हाउसवाइफ होना कोई बड़ी बात नहीं है नित्या। दूसरों की नजर में ना सही, मगर मेरी नजर में तो है। मैं सबका नजरिया नहीं बदल सकती, मगर दूसरों के लिए अपना नजरिया भी नहीं बदलने वाली। नित्या की आंखों में गजब का आत्मविश्वास था। मुकुल ने उसके सामने सिर झुकाते हुए हाथ जोड़ लिए। धन्य हो तुम और तुम्हारे फंडे, जो मर्जी बोलो, मुझे क्या? और नित्या ने हंसते हुए उस बात को वहीं पर पूर्ण विराम लगा दिया था। देखो, कहा था ना तुम समय पर सारा काम कर लेती हो, बस यूं ही रोज नाटक करती हो। नित्या ने टिफिन थमाया तो मुकुल उसके माथे पर किस करते हुए बोला, चलो मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। सुनो,
आज मैं दोपहर को घर पर नहीं हूँ, शिवानी के यहाँ गेट टुगेदर है, नित्या ने मुकुल को बताया। ओके गुड, एंजॉय। क्या पहनोगी? अभी सोचा नहीं है। वो मेहंदी कलर की साड़ी पहनना तुम पर बहुत अच्छी लगती है, और साथ में वो पर्ल का सेट भी जो पिछली बार मैं हैदराबाद से लाया था। और बस बस, हो जाऊंगी मैं तैयार। अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा, या मुझे पार्टी के लिए तैयार करके ही ऑफिस जाओगे? नित्या मुकुल को धकेलते हुए मेन गेट की ओर ले गई। फिर दोनों ने एक दूसरे को बाय कहते हुए विदा ली। नित्या ने फटाफट अपने काम निपटाए और इत्मीनान से तैयार होने लगी। बच्चे छुट्टियों में 2 दिन के लिए अपने दादा दादी के पास गए हुए थे, इसलिए आज उसके पास बहुत सारा टाइम था। उसने मुकुल की सुझाई साड़ी पहनी और पर्ल सेट भी। लेयर कट बालों को सेट कर खुला छोड़ा, हल्का सा मेकअप किया, खुद को शीशे में देखकर स्माइल दी और फिर एक सेल्फी खींचकर मुकुल को व्हाट्सएप कर दी। कैसी लग रही हूँ? हाय कुर्बान जाऊं, आई मिस दिस अपॉर्चुनिटी। एक सैड इमोजी के साथ दूसरी तरफ से जवाब आया। शिवानी नित्या की पुरानी सहेली थी जो कुछ महीने पहले ही मुंबई से पुणे शिफ्ट हो गई थी। शिवानी बेहद सोशल थी। आते ही अपनी सोसाइटी में अच्छी खासी सहेलियों की फौज खड़ी कर ली थी। उन्हीं सबके साथ गेट टुगेदर था, जिसमें उसने नित्या को भी बुलाया था। जब नित्या वहां पहुंची तो उसने देखा कि सजी धजी 15-16 औरतें बातें कर रही हैं, संगीत बज रहा है, सब हंसी ठिठोली कर रहे हैं। नित्या पहुंची तो उस वक्त वहां पर हाउसी गेम चल रहा था। शिवानी ने उसे बीच में ही ज्वाइन करा लिया। जब गेम खत्म हुआ तो शिवानी ने नित्या को सबसे मिलवाया। एक सवाल जिससे उसका बार बार सामना हुआ वो था, तुम वर्किंग हो या हाउसवाइफ? और नित्या बड़े गर्व से कहती कि मैं हाउसवाइफ हूँ। शिवानी ने एक और गेम के बारे में अनाउंस किया। उसे खेलते हुए नित्या का लगभग सभी से परिचय हो चुका था। हम एक नई किट्टी शुरू कर रहे हैं नित्या, चाहो तो तुम भी ज्वाइन कर सकती हो। मिसेस सेठी ने नित्या को इनविटेशन दिया। मिसेस सेठी शिवानी की पड़ोसन थी, 45 साल की सोशल मॉडर्न लेडी। नहीं मिसेस सेठी, फिर भी पूछने के लिए आपका शुक्रिया। नित्या ने ना में सिर हिलाया। क्यों, ऑलरेडी किसी किटी में हो क्या? तो क्या हुआ, मेरी तो 3-3 किटियां हैं। मिसेस सेठी ने फोर्स किया। नहीं मिसेस सेठी, मैंने कोई किटी ज्वाइन नहीं की है। दरअसल मुझे किटी का फंडा ही समझ में नहीं आता, वो पैसे जमा करने वाली बात। अरे नित्या, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मिसेस सेठी, बचत के लिए बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, फिर किटी में क्यों? अरे वो हम लेडीज का अपना पैसा होता है, हमारी सीक्रेट सेविंग। बैंक में रखेंगे तो क्या पतिदेव को पता नहीं चल जाएगा? मिसेस सेठी ने आंख मारते हुए कहा। मुझे तो किटी में पैसे डालना ही किटी का सबसे बड़ा फायदा लगता है। एक साथ पैसे मिल जाते हैं और हम अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद सकते हैं। माफ कीजिए मिसेस सेठी, मगर मेरे पास ऐसी कोई सीक्रेट सेविंग नहीं है और मैं इसमें विश्वास ही नहीं करती। फिर तुम्हें कुछ अपने लिए खर्च करना हो तो कैसे मैनेज करती हो? आखिर तुम एक हाउसवाइफ हो। मिसेस सेठी के चेहरे पर एक आश्चर्य वाले भाव थे। तो उसमें क्या है, वो मैं खर्च कर लेती हूँ हस्बैंड को बताकर। और अगर हस्बैंड मना कर दे तो? मिसेस सेठी ने मुंह बनाकर बोला। तो या तो मैं उन्हें मना लेती हूँ, और अगर वो नहीं मानते तो मैं वो चीज नहीं खरीदती। नित्या ने बहुत बेपरवाही से उत्तर दिया, मगर मिसेस सेठी के चेहरे पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। उन्हें यूं परेशान देख नित्या ने अपनी बात क्लियर की। मिसेस सेठी, दरअसल हम जो बचत करते हैं मिलकर करते हैं और एक साथ ही रखते हैं। जो खर्च करते हैं वह मिलकर या एक दूसरे की सहमति से ही करते हैं। अगर मुझे कुछ पसंद नहीं तो वो नहीं लेते, और अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं तो मैं नहीं लेती। यानी तुम्हारा अपने पति से अलग कोई अस्तित्व नहीं है नित्या? अपनी पसंद, अपनी पहचान, अपनी आजादी। मिसेस सेठी अचानक औरतों के हक को लेकर अपनी बात जोर जोर से बोलने लगी। उनकी तेज आवाज सुन बाकी सभी ने उनकी बहस पर अपने कान लगा लिए। यह अलग अस्तित्व क्या होता है मिसेस सेठी? इसे कैसे बनाया और सहेजा जाता है मुझे नहीं पता। हम दोनों तो हमारे एक ही अस्तित्व की शेयरिंग करते हैं और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। ओहो, इतने कॉम्प्रोमाइजेस करके कैसे जीती हो नित्या तुम? और क्यों?
मिसेस सेठी का गुस्सा नित्या की एक मुस्कुराहट से और भी बढ़ता जा रहा था। आप जिसे कॉम्प्रोमाइज कहती हैं ना मिसेस सेठी, मैं उसे प्यार और समझदारी कहती हूँ। इस बार नित्या ने भी अपनी आवाज तेज कर दी थी। ओहो, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आज के इस पढ़े लिखे समाज में जहाँ औरतें अपने अस्तित्व और अपने अधिकारों को लेकर इतनी जागरूक हो चुकी हैं, वहाँ तुम्हारे जैसी औरतें अभी भी मौजूद हैं। ऐसी ही औरतों का मर्द शोषण करते हैं, कभी प्यार के नाम पर तो कभी कर्तव्यों के नाम पर। अपने हिसाब से चलाते हैं अपनी पत्नी को। अब बहस गरमाने लगी थी। यह सब सुनकर शिवानी एकदम घबरा गई। बात आगे ना बढ़े इसलिए बीच में आकर स्वीट डिश ऑफर करने लगी। चलिए चलिए, बातें बहुत हुई, अब मेरी स्वीट डिश खा के बताइए कि कैसी बनी है। स्वीट डिश खाते हुए भी मिसेस सेठी का चेहरा बिगड़ा हुआ था। वह वहां से निकल तो गईं, लेकिन बाकी की 3-4 औरतों के कानों में खुसर फुसर करते हुए। पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी। शिवानी की सभी सहेलियां जा चुकी थी। तभी शिवानी नित्या के पास आकर बैठ गई और बोली, अरे यार, तुमने तो आज अपनी इमेज ही डैमेज कर डाली। सब कह रहे थे कि तुम्हारी ये सहेली कौन सी सतयुग दौर में जी रही है। ये तो जरूर अपने पति के पैर दबाती होगी लक्ष्मी जी की तरह। देख शिवानी, मैं ये सब कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। मैं बस ये जानती हूँ कि मैं एक इंसान से प्यार करती हूँ और उसका नाम मुकुल है, जो मेरा पति है। और उसे सुखी करने के लिए मुझसे जो बन पड़ता है मैं करती हूँ। उसे खुश देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है, वही सुकून जो मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करने से मिलता है। अपने पति से प्यार करना मेरी मजबूरी नहीं है, यह मेरी भावना है जो मैं महसूस करती हूँ। उससे पूछकर कोई फैसला लेना, उसकी पसंद के कपड़े पहनना, उसकी सहमति से खरीदारी करना, मुझे सब अच्छा लगता है। मैं उससे कुछ छिपा कर करूं, ऐसी कभी कोई नौबत नहीं आई। और हाँ, यदि उसके पैरों में दर्द होगा तो मैं उसके पैर भी दबाऊंगी, और तब तक दबाऊंगी जब तक उसे आराम ना मिल जाए। इसमें मेरा अहम कभी आड़े नहीं आएगा। मैं कभी ये नहीं सोचूंगी कि उसके पैर दबाकर मैं उसकी दासी हो गई, या मैं मॉडर्न न रहकर पिछड़ी रह गई, या वह कभी मेरे पैर दबाएगा या नहीं। मैं ये सब नहीं सोचूंगी। मैं बस यही सोचूंगी कि उसका दर्द कम हो, उसे आराम मिल जाए। बस इतना ही काफी है। मुझे नहीं पता कि पति पत्नी के रिश्ते की क्या परिभाषा है, उसकी क्या डूज एंड डोंट्स हैं। मैं तो हमारी शादी और प्यार को ऐसे ही जीती हूँ। नित्या अपने प्यार के प्रवाह में बोली जा रही थी और चेहरे पर एक झलकता आत्मविश्वास। कोई कुछ भी कहे या समझे, मुझे परवाह नहीं। मेरे लिए जो सच है सो है। अच्छा शिवानी, अब बहुत देर हो गई, मैं चलती हूँ, फिर कभी मिलेंगे आराम से। शिवानी से विदा लेकर नित्या घर लौट गई, चेंज करके गाउन पहना और लेट गई। मन में पार्टी में हुई बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। उसे अपने अंदर एक अजीब सा कसेलापन महसूस हो रहा था। पता नहीं लोगों ने एक आदमी और एक औरत के रिश्ते को लेकर इतनी मान्यताएं, इतने मेंटल ब्लॉक्स क्यों बना रखे हैं। जो पत्नी अपने से ज्यादा अपने पति का, उसकी भावनाओं का ध्यान रखे, वह दासी नहीं होती। और जो पति अपने से ज्यादा अपनी पत्नी का ध्यान रखे, वो जोरू का गुलाम नहीं होता। कुछ रिश्ते सिंपल भी हो सकते हैं, समझौतों और जरूरतों पर नहीं, बल्कि प्यार पर आधारित। सोचते सोचते नित्या अपने अतीत में खो गई। उसके पापा भी तो पूरी रिश्तेदारी और दोस्त बिरादरी में इसी नाम से मशहूर थे, जोरू का गुलाम। ऐसा नहीं था कि वे मम्मी के दिमाग से चलते थे। बात बस इतनी सी थी कि वो मम्मी से प्यार करते थे और उनका ख्याल रखते थे। हर संडे हम दोनों बहनों के सिर पर तेल मालिश करना पापा की ही जिम्मेदारी थी। हमसे निपट कर पापा मम्मी को भी कभी कभी कह देते, आओ तुम्हारी चंपी कर दूं। घर में जब तक रिश्तेदारों और फैमिली फ्रेंड्स का आना जाना लगा रहता, तो सब्जी काटना हो या डाइनिंग टेबल अरेंज करना, पापा मम्मी की पूरी मदद करते थे। दूसरों के सामने पापा से यूं मदद लेने में मम्मी को शर्म आती थी। कहती थी लोग क्या कहेंगे, मगर पापा कहाँ सुनने वाले थे। कहते मेरी बीवी है, मैं उसका ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा, पड़ोसी। मम्मी उन्हें गुस्से में घूरती तो पापा हंस देते थे।
मेहमानों के जाते ही पापा मम्मी के लिए अपने हाथों से चाय बनाते और उन्हें इस चाय के साथ एक कमरे में बंद कर देते। इसके बाद घर ठीक करना, क्रॉकरी धोकर रखना, किचन साफ करना, ये सब काम पापा और हम बच्चे मिलकर कर लेते थे। मम्मी ने छिपाने की कितनी भी कोशिशें की हो, मगर बाहर बात फैल चुकी थी। लोग अपनी बीवियों को सुनाते भी थे, अरे वो मिस्टर शर्मा है ना, बिल्कुल जोरू के गुलाम हैं। उसने अपनी बीवी को सिर चढ़ा रखा है, हमसे ऐसी उम्मीद मत करना। नित्या ने सोचते सोचते करवट ली। तो अपनी परवरिश से प्यार करने का यही तरीका पाया था उसने। माना मुकुल पापा की तरह घर के कामों में मेरा हाथ नहीं बटाता, मगर ध्यान तो रखता है ना मेरा। मुझे डस्टिंग के लिए भी मेड लगाने को उसी ने फोर्स किया था। कहता है पहले अपनी सेहत देखो, बाद में काम। तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम्हें अच्छी तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए। बच्चों की जिद पर कमर दर्द होते हुए भी उनके लिए घोड़ा बनकर घूमता है। वह मंदिर जाने में विश्वास नहीं रखता, फिर भी मेरी खुशी के लिए हर सोमवार मेरे साथ मंदिर जाता है। क्या ये सब प्यार का हिस्सा नहीं है? बहते विचारों के साथ नित्या कब गहरी नींद में सो गई, उसे पता ही नहीं चला। अरे नित्या, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नित्या की आंख खुली तो उसने देखा कि मुकुल उसका माथा छू कर देख रहा था। ओ, आप कब आए? घंटी क्यों नहीं बजाई? नित्या ने उसे उम्मीदी नजरों से देखा। बजाई थी, मगर तुम शायद गहरी नींद में थी। नित्या ने घड़ी की ओर देखा तो झट से उठकर बैठ गई। 6:30, बाप रे, कितना सोई मैं आज। अरे अरे, यूं झटके से मत उठो, थोड़ी देर लेटी रहो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। अरे नहीं नहीं मुकुल, रुको, तुम अभी ऑफिस से आए हो, थके हुए होगे, चाय मैं बना लाती हूँ। अरे मेरी जान, मैं तो तुम्हें देखते ही फ्रेश हो जाता हूँ। थकी हुई तो तुम लग रही हो, आराम करो, शायद आज तुमने कुछ ज्यादा ही एक्सर्शन ले लिया है। मुकुल चाय बनाने चला गया तो नित्या फिर लेट गई। चाय आ गई थी। मुकुल पास बैठकर नित्या का सर सहलाने लगा तो उसने मुकुल की गोद में अपना सिर रख दिया। नित्या, तुम अपना ख्याल रखा करो, कितने काम करती हो ना दिन भर। तुम्हारे लिए जो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लाया था, खाने शुरू किए कि नहीं? मुकुल उसका सर सहलाते हुए बोल रहा था। और हाँ, डिनर की टेंशन भी मत लेना, आज बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेंगे। नित्या बिल्कुल ठीक थी, मगर चुपचाप लेटी इस प्यार भरे दुलार का आनंद ले रही थी। उसके भीतर कहीं एक दोहा गूंज रहा था, अखत कहानी प्रेम की, कछु भी कहीं न जाए, गूंगे केरी सरकारा, खाई और मुस्काए। सच ही है, इस समय वह जो महसूस कर रही है उसे वो किसे बयां कर सकती है और कैसे? और अगर कर भी दे तो क्या कोई तीसरा इसे समझ सकता है? तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी बस यहीं तक। कैसी लगी आपको नित्या और मुकुल की ये प्यार भरी कहानी? आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। और आपको किस तरह की कहानियां सुनना पसंद है, आप मुझे वो भी बता सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर आप कहानियां लिखते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियां अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊं, तो आप मुझे अपनी कहानियां भेज भी सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है riverofstories2020@gmail.com। इस आईडी पर आप मुझे अपने सुझाव भी भेज सकते हैं और अपनी कहानियां भी। तो बस आज मुझे दीजिए इजाजत, अगली कहानी लेकर फिर आऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।